चलिए नेक्स्ट क्रॉप पे अपना डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्रॉप है अपनी कल्टीवेशन। देखिए, अगर हम इंडिया की मेजर क्रॉप की बात करें एरिया वाइज एंड प्रोडक्शन वाइज, तो एरिया वाइज एंड प्रोडक्शन वाइज जो फर्स्ट पोजीशन है वो पोटैटो। पिछली क्रॉप हमने टोमेटो डिस्कस किया था, टोमेटो सेकंड ही। अब अपने पोटैटो की बात करें तो पोटैटो को अपने पुअर मैन वेजिटेबल यानी गरीब आदमी की सब्जी, पुअर मैन फ्रेंड्स और किंग ऑफ वेजिटेबल्स और पुअर मैन स्ट्रेंथ, और इसके अलावा अपने बोलते हैं सेकंड ब्रेड फॉर मैन, सेकंड ब्रेड फॉर मैन, है ना, यानी इंसान के लिए। ये पोटैटो के लिए बोल, और बोलना ठीक भी है। मतलब एक चीप प्राइस में, एक सस्ते रेटों में इजली जो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है वो पोटैटो के थ्रू है। अगर हम बात करें दुनिया के स्टेबल फूड की, तो दुनिया का सबसे पहला स्टेबल फूड है व्हीट। दूसरा जो स्टेबल फूड है वो कौन सा है, राइस। और तीसरा स्टेबल फूड है वो कौन सा है, मेज। और दुनिया का फोर्थ मोस्ट स्टेबल फूड है वो कौन सा है, पोटैटो। अब सोच लो इसकी क्या वैल्यू होगी। स्टेबल फूड की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब दुनिया का सबसे जो मुख्य मेन स्टेबल फूड है उसमें से पोटैटो का फोर्थ नंबर है। यानी बहुत सारे लोगों का जो पेट है वो पोटैटो से भरता है, पोटैटो से लोगों का जीवन चलता है। आगे हम लेट ब्लाइट की डिस्कस करेंगे, वहां पर बात करेंगे कि लेट ब्लाइट की वजह से आयरलैंड के अंदर 1.5 मिलियन पीपल्स है उनकी डेथ हो गई थी 1845 से 1849 के बीच। तो ये डेथ होने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि वहां के लोगों का जो मेन फूड था वो कौन सा था, पोटैटो। जैसे इंडिया में सबसे मेन फूड कौन सा है, राइस। 65% पीपल्स है उनका जो मेन फूड है वो राइस है। और सेकंड नंबर पे वीट है। अब राइस और वीट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनकी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए, तो जाहिर सी बात है फेमाइन जैसी बनेगी। तो वहां पे जो मेन फूड था वो कौन सा था, पोटैटो। तो फेमाइन जैसी बनना लाजमी था। सबसे पहले अपने इसके जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अपने देखिए, बोटानिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरेसम, फैमिली सोलेनेसी, जिसको आप नाइट साइड फैमिली बोल देते हैं। ओरिजिन मैंने आपको टोमेटो के साथ बता ही दिया था, पेरू है, यानी साउथ अमेरिका या ट्रॉपिकल अमेरिका। क्रोमोजोम नंबर ये टेट्राप्लॉइड है, और टेट्रा में भी कौन सा है, ऑटो टेट्राप्लॉइड है। क्रोमोजोम नंबर 2 n इक्वल टू 4 x इक्वल टू 40 टेट्राप्लॉइड है, और टेट्रा में भी कितना है, ऑटो टेट्राप्लॉइड है। यूजेबल पार्ट कौन सा है, ट्यूबर है, और ट्यूबर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। ट्यूबर है वो मॉडिफाइड स्टेम है। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रूट इसका बेरी होता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो इसमें लगभग 22.6% होता है। स्पीसीज की बात करें तो 7 कल्टीवेटेड स्पीसीज है इसकी, और 154 है वो वाइल्ड स्पीसीज। 7 कल्टीवेटेड है और लगभग 154 जो स्पीसीज है वो किस में आती है, वाइल्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है। सबसे ज्यादा कमर्शियली इंपोर्टेंस रखने वाली स्पीच पहले नंबर की तो है सोलेनम ट्यूबरेसम, और दूसरी है सोलेनम एंडीजिनम। तो ये दो स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा कमर्शियल इंपोर्टेंस रखती है, एक तो सोलेनम ट्यूबरेसम है और दूसरी कौन सी है, सोलेनम एंडीजिनम, सोलेनम एंडीजिनम। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसके प्लांट मोर्फोलॉजी की बात करें, ये पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, जो फूड स्टोरेज के कारण क्या है, स्वेल्ड हो जाए। ठीक है। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्यूबर के अंदर। और जो अबो ग्राउंड स्टेम है उसको हुलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हुलम बोल देते हैं। अबो ग्राउंड जो स्टेम है, यानी जो भूमि से ऊपर का जो तना है उसको अपने क्या बोल देते हैं, हुलम। और नीचे जो है वो मॉडिफाई हो गया, उसको अपने क्या बोल देते हैं, मॉडिफाई हो गया उसको ट्यूबर बोल देते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं पोटैटो के, वो साइम्स प्रकार के होते हैं। जैसे इनफ्लोरेसेंस टाइप देखने को मिलता है, साइम्स इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। सोलेनेसी में बहुत सारों में साइम्स ही देखने को मिलता है, तो इसमें साइम्स इनफ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलता है।
अब नेक्स्ट अपने बात करें कुछ इंट्रोडक्टरी बातें तो पोटैटो से संबंधित इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था पोटैटो वर्ल्ड का फोर्थ मोस्ट स्टेबल फूड है ना, ये तो अपनी बात हो ही चुकी। In India, potato has been cultivated since in introduction in early part of 17th century by Portuguese. देखो मोस्ट ऑफ जो साउथ अमेरिका या ट्रॉपिकल अमेरिका जो ओरिजिन क्रॉप्स है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की है? वो पुर्तगीज। उस तरफ से कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज आए थे 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के अंदर वही आए थे। तो मोस्ट ऑफ उस तरफ के जो ओरिजिन की क्रॉप है वो पुर्तगीज ही इंडिया के अंदर लेके आए थे। तो पोटैटो का इंट्रोडक्शन इंडिया में कौन सी सेंचुरी में हुआ है? 17th सेंचुरी में हुआ है, 17वीं शताब्दी अंदर हुआ है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो टोमेटो है वो इंडिया के अंदर ब्रिटिश लेके आए थे। हालांकि टोमेटो का ओरिजिन पेरू है, पेरू बोले तो सेम ही है जो पोटैटो का है, लेकिन उसको पुर्तगीज इंडिया में नहीं लेके आए थे। उसको कौन लेके आए थे इंडिया के अंदर? उसको लेके आए थे ब्रिटिश लेके आए थे। क्योंकि टोमेटो को क्या है, उस समय तक लोग इसको पॉइजनस मानते थे। तो वो तो मैंने टोमेटो की क्रॉप में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि इसने पहले यूज किया। मैं बता देता हूँ भी यहाँ पे, जैसे कॉफी है उसका ओरिजिन कौन सा है? ब्राजील है। शुगर केन है उसका ओरिजिन ब्राजील है। इसी तरीके से आप पपाया गुआवा का ओरिजिन कौन सा पढ़ते हो? मैक्सिको। मेज का ओरिजिन मैक्सिको पढ़ते हो। तो ये जो ट्रॉपिकल अमेरिका ओरिजिन वाली क्रॉप है ये इंडिया के अंदर कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे पुर्तगीज लेके आए थे। लेकिन टोमेटो पेरू ओरिजिन है, साउथ अमेरिका ट्रॉपिकल अमेरिका ही उसका ओरिजिन है, लेकिन उसको पुर्तगीज नहीं लेके आए थे इंडिया में। उसको कौन लेके आए थे? ब्रिटिश लेके आए थे। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको अमेरिका ओरिजिन दिखे और आपसे पूछ ले कि इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप बोलोगे पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। और कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी के लास्ट में या 17th सेंचुरी के शुरू के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर पोटैटो प्रोडक्शन में लीडिंग है। पोटैटो प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज, एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज भी। वैसे भी अगर आपको पता हो तो लगभग 80 से 85% जो पोटैटो कल्टीवेशन होता है वो नॉर्थन प्लेन में ही होता है। इंडिया में 80 टू 85% पोटैटो जो कल्टीवेशन होता है वो नॉर्थन प्लेन के अंदर ही होता है। और अगर मैं गंगेटिक प्लेन की बात करूं तो गंगेटिक प्लेन में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो टोटल पोटैटो कल्टीवेशन है उसका 90% कल्टीवेशन आपको गंगेटिक प्लेन में ही होता है। इंडिया का 90% पोटैटो कल्टीवेशन है वो गंगेटिक प्लेन के अंदर ही देखने को मिलता है। यानी पोटैटो प्रोडक्शन के अंदर ये जो एरिया है ये ही क्या है? लीडिंग है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो एरिया वाइज जो लीडिंग है वो भी कौन सा? उत्तर प्रदेश। और प्रोडक्शन वाइज जो लीडिंग है वो भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर अपने बात करें फ्रेश पोटैटो की, ताजा पोटैटो की, उसके अंदर ये मान के चलिए 80% वाटर होता है और 20% है वो क्या है? ड्राई मैटर। देखने अगर हम फ्रेश पोटैटो की बात करें और अगर उसमें देखें तो 80% आपको क्या है? 80% उसमें वाटर देखने को मिलता है और 20% है वो उसके अंदर ड्राई मैटर देखने को मिलता है। अब देखिए अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो 20% से अगर ऊपर ड्राई मैटर है तो बढ़िया प्रोसेसिंग होगी। और अगर आप केनिंग कर रहे हैं तो अगर 20% से कम ड्राई मैटर होगा तो केनिंग के लिए पोटैटो क्या होता है? बढ़िया होता है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट अपने बात करें, पोटैटो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 22.6% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 17 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड देखने को, 17 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के आसपास में विटामिन सी कंटेंट होता है। पोटेशियम का भी बढ़िया सोर्स है। पोटेशियम की अगर बात करें तो 568 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के आसपास इसमें आपको पोटेशियम देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है। प्रोटीन कंटेंट 1.4 से लेकर 2% के आसपास इसमें हाई वैल्यू प्रोटीन्स देखने को मिलती है, यानी अच्छे एमिनो एसिड वाली प्रोटीन है वो इसमें देखने को। अगर हम बात करें फैट कंटेंट तो इसमें लगभग 1.14 के आसपास इसमें फैट परसेंटेज भी होता है
और डाइटरी फाइबर की बात करें तो इसमें डाइटरी फाइबर भी अच्छे होते हैं, लगभग अपने बात करें तो 2.2% के आसपास इसमें डाइटरी फाइबर भी देख। और आपको ही पता है जो फाइबर है वो क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, और फूड के अंदर फाइबर होना बहुत जरूरी होता है। फाइबर एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं बट डाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। खुद डाइजेस्ट नहीं होंगे लेकिन क्या करेंगे, डाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, इंडिया के अंदर पोटैटो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ग्रो किया जाता है, केरला में नहीं ग्रो किया जाता। केरला में कुछ क्रॉप है उनको अडेप्ट नहीं किया जाता है, जैसे मैं बात करूं तो मस्टर्ड भी नहीं लगाते हैं वो लोग, पोटैटो भी नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके प्लांटेशन क्रॉप का भी बहुत एरिया। पोटैटो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी इसमें ऑटोगेमी देखने को मिलती है। और मैंने बताया था अबो ग्राउंड जो स्टेम होता है पोटैटो का वो हुलम कहलाता है। और अगर हम बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कुफरी सोलन हिमाचल प्रदेश में। वैसे तो ये बना था 1949 के अंदर पटना बिहार में। कहाँ पे बना था, 1949 के अंदर पटना बिहार के अंदर बना था, लेकिन इसे 1956 के अंदर है वो कुफरी शिमला में ट्रांसफर कर दिया गया था। और तब तक ये आईसीआर के अंडर में नहीं आता था, और 1966 में 1966 के अंदर इसे आईसीआर में मर्ज कर लिया गया, यानी आईसीआर में इसे शामिल कर लिया गया। तो अब ये आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुफरी सोलन हिमाचल प्रदेश के है। और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो लिमा पेरू के अंदर है, जो 1971 के अंदर बना था। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जर्म प्लाज्म कलेक्शन और पोटैटो इंप्रूवमेंट के जो प्रोग्राम है वो यहीं से संचालित किए जाते हैं, ठीक है, यहीं से रन किए जाते हैं। पोटैटो एक केस क्रॉप है, वैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप सारी की सारी क्या है, केस क्रॉप है। बट देखो पोटैटो ओनली हॉर्टिकल्चर क्रॉप नहीं है, एक एग्रोनॉमिकल क्रॉप भी है। पोटैटो एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप नहीं है, एक एग्रोनॉमिकल क्रॉप भी है। कैसे है, देखो एग्रोनॉमी में फील्ड क्रॉप पढ़ी जाती है ना। और फील्ड क्रॉप वो क्रॉप होती है जो ह्यूमंस के लिए एसेंशियल कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, जिनके बगैर जीवन चल ही नहीं सकता है। पोटैटो दुनिया का फोर्थ मोस्ट स्टेबल फूड, अकेला वेजिटेबल नहीं है, फोर्थ मोस्ट स्टेबल फूड है। और स्टेबल फूड हमेशा ही एग्रोनॉमी में पढ़ा जाता है, इसलिए जो पोटैटो है वो एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। और आप इसे क्या है, एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं, एज ए आप इसे क्या है, वेजिटेबल यूज करते हैं, तो इसको हॉर्टिकल्चर में पढ़ना भी ऑब्वियसली बनता ही बनता है। तो इसलिए पोटैटो ऐसी क्रॉप है जिसको आप एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हो और हॉर्टिकल्चर के अंदर भी पढ़ते हो। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप तो ऑलमोस्ट क्या है, केस क्रॉप ही है, लेकिन एग्रोनॉमी में जाते हो तो आप शुगर केन, कॉटन, टोबैको और पोटैटो को केस क्रॉप बोलते हैं। केस क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, ऐसी क्रॉप जिनको आप घर में एम्बिएंट कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में स्टोर नहीं कर सकते हैं, आप क्या बोलेंगे, केस क्रॉप बोलेंगे। जैसे मान लो कि आपने सीरियल, पल्सेज, ऑयल सीड हार्वेस्ट किया और उसके बाद उसके ग्रेन को आपने गनी बैग में, कट्टों में भर कर क्या है, साल भर के लिए एम्बिएंट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, रूम कंडीशन के अंदर रख देते। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए कोई स्पेशल आपको स्ट्रक्चर्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड नहीं है। वहीं पे कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको आप नॉर्मल कंडीशन में घर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, एम्बिएंट कंडीशन में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप उसे स्टोर करना चाहते हैं तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड पड़ती है, और उसमें भी बहुत लंबा आप नहीं स्टोर कर पाओगे। और अब जाहिर सी बात है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं कोल्ड स्टोर वगैरह की। अब फार्मर अपने लेवल पे कोल्ड स्टोर थोड़ी बना सकता है, भारत में तो वैसे ही फार्मर बहुत छोटे हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज क्या है इंडिया में फार्मर का, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो कितना है, 1.08 हेक्टेयर। इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितना है फार्मर का, 1.08 हेक्टेयर है। अब बताओ इतने छोटे जो फार्मर है वो किस तरह से स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। तो ऐसी क्रॉप जिन्हें नॉर्मल कंडीशन में, एम्बिएंट कंडीशन में, रूम कंडीशन में स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे तुरंत मार्केट में सेल आउट करना पड़ता है। तुरंत मार्केट में सेल आउट करके कैश प्राप्त किया जाता है, कैश रिसीव किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप।
एग्रोनॉमी या फील्ड क्रॉप की लिहाज से आप यहाँ पे इसे केस क्रॉप बोल सकते हो। हॉर्टिकल्चर की लिहाज से तो सारी की सारी ही क्या है, केस क्रॉप है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पेरिसेबल नेचर की होती है, जिन्हें आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। C3 प्लांट है, 100 डे प्लांट है, बाकी डिपेंड करता है। बात करेंगे आगे क्लाइमेट के अंदर। लाइसिन एमिनो एसिड है, वो पोटैटो ट्यूबर्स में देखने को मिलता है। मैंने पीछे एक वर्ड बोला था, इसके अंदर वैल्यूबल प्रोटीन्स पाया जाता है। वैल्यूबल क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या है, लाइसिन। अब सीरियल है, उसमें तो क्या है, लाइसिन है ना, थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफान की कमी देखने। सीरियल्स है, उसमें तो क्या है, लाइसिन, थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफान की कमी देखने को मिलती। सबसे ज्यादा लाइसिन की कमी देखने को मिलती है सीरियल में, लेकिन पोटैटो में लाइसिन भरपूर है। इसलिए पोटैटो है वो हेल्थ के लिए बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यूबल प्रोटीन कंटेंट होता है। नेक्स्ट अपने बात करें पोटैटो को इंपोर्टेंस, पोटैटो की इंपोर्टेंस को देखते हुए 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और इसको 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो डिक्लेयर किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था। यूनाइटेड नेशन है उसने डिक्लेयर किया था। देखो पोटैटो होता है वो डाइकोट होता है। डाइकोट तो आप जानते ही हैं। थर्मोसेंसिटिव होता है। थर्मोसेंसिटिव का मतलब क्या है, ताप के प्रति संवेदनशील होता है। और अगर हम इसके बोटनिकली सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिन्हें आप ट्रू पोटैटो सीड बोलते हैं, बात करेंगे ट्रू पोटैटो सीड क्या होता है। रामानुजन ने जिसको डेवलप किया था, रामानुजन ने दिया था, वो अलग से अपने डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो इसका जो सीड प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ टेम्परेट रीजन में ही होता है। कहां पे होता है? टेम्परेट रीजन में होता है। उसके अलावा अपनी बात करें तो जो ट्यूबर प्रोडक्शन होता है उस पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ट्यूबर प्रोडक्शन होता है उस पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये थर्मोसेंसिटिव है, यानी ताप से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। C3 तो आपको बता ही दिया है ना। अगर हम इसके क्रोमोजोम नंबर की बात करें, सोलेनम ट्यूबरसम की, तो इसमें 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू कितना बताया, 48 और ऑटो टेट्राप्लॉइड आपको बताया। बट इसकी जातियां हैं जो ट्यूबर प्रोड्यूस करती हैं, वो डिप्लॉइड से लेकर हेक्साप्लॉइड तक मिल जाती है। और जो स्पीसीज है वो कहां तक मिल जाती है, हेक्साप्लॉइड तक है वो मिल जाती है। हेक्साप्लॉइड तक है वो इसकी जो स्पीसीज है वो मिल जाती है, जो ट्यूबर प्रोड्यूस कर, मतलब इसमें क्रोमोजोम नंबर रेंज है 24 से 72 के आसपास है। ठीक है। उसके अलावा अपने बात करें, जैसे ये पोटैटो है, जहां से ये पोटैटो स्टेम के साथ जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोलन एंड बोल देते हैं, या स्टेम एंड बोल, क्या बोलते हैं अपने, स्टोलन एंड या स्टेम एंड बोल देते हैं। पोटैटो जिस तरफ से स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम एंड या स्टोलन एंड बोल देते हैं। और जो जस्ट इसके अपोजिट भाग होता है, यानी लास्ट वाला जो पार्ट होता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, अपेक्स एंड बोल, क्या बोल दिया जाता है उसको, अपेक्स एंड है वो बोल दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो इंस्टीट्यूट है उनसे संबंधित। अगर अपने बात करें फ्लावर्स की, तो हर्माफ्रोडिडेट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। फ्लावर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए तो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ऑटोगेमी देखने को मिलती, और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन के होते हैं। और उसके अलावा अपने बात करें 5 कैलेक्स इसमें देखने को मिलते हैं, 5 कोरोला देखने को मिलते हैं, और 5 स्टेमन्स देख, है ना। 5 कैलेक्स होते हैं, 5 क्रोला होते हैं, और 5 ही इसके अंदर स्टेमन्स देखने को मिलते हैं। हाइपोगाइनस नेचर का होता है। तो ये फ्लावर्स को लेके, और मैंने बताया था किस तरह का फ्लावर्स होता है, इसमें इनफ्लोरेसेंस होता है, साइम्स प्रकार का इनफ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलता है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट पोटैटो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है, ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1971 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा बनाया गया था, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, जहां पर पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट पोटैटो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1971 के अंदर स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट अपने बात करें सोलेनम स्टेनोटोमम। सोलेनम स्टेनोटोमेमम ये क्या है? ये माना जाता है कि आज जितने भी पोटैटो है, अभी जितनी भी पोटैटो कल्टीवेशन के काम में लिए जाते हैं या फिर जो वाइल्ड जातियां हैं, उन सब का जो एंसेस्टर है, यानी उन सब का जो जनक माना जाता है, वो सोलेनम टेनोटोमम मोला माना जाता है। जैसे मैंने आपको टोमेटो में बताया था कि चेरी टोमेटो है, वो आज जितने भी टोमेटो है उन सब का एंसेस्टर है, यानी पूर्वज है। उसी तरीके से हम पोटैटो के पूर्वज की बात करें, एंसेस्टर की बात करें, तो कौन सा है? सोलेनम सेनोटोमम। सोलेनम सेनोटोमम ये आज जितने भी पोटैटो है उन सब का एंसेस्टर यानी पूर्वज है, वो माना जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ sprouts from seed tubers meant for seed is called as the चिटिंग। देखो ये एक, अब वैसे तो अपने आगे कुछ स्पेशल पोटैटो से संबंधित टर्म्स है, वहां पे अपने बात करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, सीड ट्यूबर है वो प्रोड्यूस करते हैं, सीड ट्यूबर होते हैं, छोटे साइज के रखे जाते हैं, सीड ट्यूबर जो अपने प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, यानी वो जो छोटे पोटैटो होते हैं जिनको हम एज ए सीड पोटैटो यूज करते हैं, उनको चिटिंग बोलते हैं। तो चिटिंग जो टर्म्स है उसका अपने आगे डिस्कस करेंगे जब सीड प्रोडक्शन की बात आएगी। एक तो हम सीड प्लॉट टेक्निक्स पढ़ते हैं और दूसरा ट्रू पोटैटो सीड पढ़ते हैं, तो वो दोनों अलग अलग चीज है, तो वहां पे इस चीज की अपने बात करेंगे। एरोमा की बात करें तो पोटैटो में एरोमा जो आती है वो डाई मिथाइल पायरेजिन के कारण आती है। इसके कारण आती है, डाई मिथाइल पायरेजिन के कारण पोटैटो के अंदर एरोमा आती है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल एग्जाम में, अब बड़े एग्जाम में तो जाहिर सी बात है इस लेवल के क्वेश्चन नहीं, बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटैटो के ट्यूबर में डोरमेंसी देखने को मिलती है, और उस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए मोस्टली क्या यूज किया जाता है? थायोयूरिया यूज किया जाता है। थायोयूरिया के अलावा आप इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है? थायोयूरिया। या फिर अपने जो ट्यूबर्स होते हैं इनको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो उनकी डोरमेंसी है वो क्या है? ब्रेक हो जाती है। पोटैटो को जब हम फील्ड पे लगाते हैं तो आपको पता है रिज फ्रो मेथड पे लगाते हैं ज्यादातर, है ना। अगर पोटैटो को रिज पे लगाया जाता है, कई बार यहाँ पे मिट्टी कम होती है तो कई ऊपर ऊपर के जो ट्यूबर होते हैं वो सनलाइट में एक्सपोज हो जाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में क्या है? एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे उनमें सोलेनिन बनना स्टार्ट हो जाता है। सोलेनिन एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड है जो हमारे लिए कैसा होता है? डेंजरस होता है। एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड है जो हमारे लिए डेंजरस होता है। कितनी अमाउंट से ज्यादा अगर ये एक्सेस हो जाए, रिच हो जाए, तो हमारे लिए ज्यादा हैजार्डस होता है। तो ये मान के चलिए, देखो अगर हम बात करें ग्रीन कलर जो होता है, जब लाइट के सामने एक्सपोज होगा तो उसमें सोलेनिन डेवलप हो जाएगा, और सोलेनिन की वजह से पोटैटो का ट्यूबर कैसा हो जाता है? सोलेनिन की वजह से पोटैटो का जो ट्यूबर होता है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए अगर कोई ट्यूबर ग्रीन है तो आपको उसको नहीं खाना चाहिए। सनलाइट में एक्सपोज हुआ, क्या बनेगा? सोलेनिन बनेगा। सोलेनिन के कारण ट्यूबर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो हम अगर ग्रीन पोटैटो खाते हैं इसका मतलब उसमें सोलेनिन कंटेंट क्या है? ज्यादा, और वो हमारे लिए हैजार्डस है। 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम तक, 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पोटैटो में अगर सोलेनिन है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से ऊपर निकल जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो हमारी हेल्थ के लिए कैसा होता है? हैजार्डस होता है। 20 मिलीग्राम से ऊपर निकल गया तो हमारी हेल्थ के लिए कैसा होगा? ये हैजार्डस होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो। देखो पहला अनुवांशिक रूप से रूपांतरित या बायोटेक्नोलॉजी से तैयार या फिर हम जेनेटिकल मॉडिफाइड पोटैटो की अगर बात कर दें तो वो कौन सा था? प्रोटेटो था। प्रोटेटो किसने डेवलप किया था? आशीष दत्ता ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? आशीष दत्ता ने डेवलप किया था, इसलिए फादर ऑफ प्रोटेटो है वो आशीष दत्ता को कहा जाता है। ये सबसे पहला जेनेटिकल मॉडिफाइड पोटैटो था। ये इसका नाम प्रोटेटो क्यों रखा गया? क्योंकि प्रोटीन रिच पोटैटो था,
क्या था ये? प्रोटीन रिच पोटैटो था, इसलिए इसको क्या बोला गया? पोटैटो बोला गया। और ये कहां पे डेवलप किया गया था? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला के अंदर है, वो डेवलप किया था। इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट था वो सामान्य पोटैटो के कंपैरिजन में क्या था? ज्यादा था। सामान्य पोटैटो के कंपैरिजन में ज्यादा था। और इसमें जो जीन ट्रांसफर किया गया था वो कहां से लिया गया था? एमरेंथस से, यानी जो चौलाई है उससे लिया गया था। बाकी जो पोटैटो है उनके कंपैरिजन में इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा था, इसलिए इसका नाम रखा गया पोटैटो। और किसने डेवलप किया था? आशीष दत्ता ने। कहां पे? CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के अंदर, कुफरी शिमला में इसे डेवलप किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट की। देखिए क्लाइमेट की अगर बात करें तो पोटैटो है ये एक कूल क्लाइमेट क्रॉप है ना? कूल सीजन की क्रॉप है। और मोस्टली अपने इसको कब लगाया जाता है? रबी सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। कूल क्लाइमेट का इसलिए रबी सीजन में अपने ग्रो किया जाता है। ठीक है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए बढ़िया होता है। जिसे अपने यहां पे बात कर लेते हैं, ये मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, वो इसके लिए आइडियल होता है। ठीक है। अगर हम बात करें जर्मिनेशन के लिए, तो जर्मिनेशन के लिए बढ़िया टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। ट्यूबर ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है 17 टू 19 डिग्री सेल्सियस। और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 20 डिग्री। जर्मिनेशन के लिए 25 होता है, ट्यूबर ग्रोथ के लिए 17 टू 19 होता है, और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कितना होता है? 20 होता है। अगर डे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाता है, अगर डे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाता है और नाइट टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाता है, 18 डिग्री नाइट टेम्परेचर है वो, तो ट्यूबर फॉर्मेशन काफी इफेक्ट होता है। इसलिए ये मान के चलिए यहां पे 17 से 19 लिखा हुआ है, इसको आप 18 से 20 कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। पोटैटो में ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए सबसे बढ़िया जो टेम्परेचर होता है वो 18 टू 20 डिग्री से ही होता है। अगर डे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है और नाइट टेम्परेचर अगर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो ये समझ लो कि ट्यूबर फॉर्मेशन में ड्रामेटिकली जो मतलब गिरावट है वो देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा ट्यूबर फॉर्मेशन है वो प्रभावित होता है। जैसे टोमेटो में भी मैंने बताया था, फ्रूट सेट में आपको CN रेशियो प्रभावित करता है और टेम्परेचर है वो प्रभावित करता है। वैसे ही पोटैटो के अंदर ट्यूबराइजेशन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो कौन करता है? वो करता है टेम्परेचर ही करता है। तो टेम्परेचर बहुत अच्छे से याद रखना, और स्पेशली नाइट टेम्परेचर है वो। नेक्स्ट अपने बात करें, tuberization is badly affected at the above 30 degree Celsius temperature in daytime and 18 degree above 18 degree Celsius temperature in a night time. लॉन्ग फोटोपीरियोडिज्म से क्या होता है? लॉन्ग डे से क्या होता है? जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है, हुलम ज्यादा ग्रो होता है, ट्यूबराइजेशन कम होता है। अगर शॉर्ट डे होता है, SDP होता है, तो हुलम का प्रोडक्शन तो कम होता है, लेकिन ट्यूबराइजेशन जो होता है वो अर्ली होता है और बढ़िया होता है। अब एक चीज आपको माइंड में रखनी है, ट्यूबराइजेशन के आधार पर, कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन के आधार पर पोटैटो शॉर्ट डे, कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन के आधार पर, ट्यूबराइजेशन के आधार पर पोटैटो कैसा होता है? शॉर्ट डे क्रॉप है। लेकिन अगर आप इसका बोटेनिकली सीड प्रोड्यूस करते हो तब उस केस में अपने इसको क्या बोल देते हैं? लॉन्ग डे बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं, क्लाइमेट की बात हो गई है। ये देखो मैं अभी बात कर रहा था, जो शॉर्ट डे कंडीशन होती है वो ट्यूबराइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। शॉर्ट डे कंडीशन है वो ट्यूबराइजेशन के लिए बढ़िया होती है ना? और एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होता है, जैसे अपने बात की थी कि दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और नाइट का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेस्पायरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेस्पायरेशन क्या होगा? ज्यादा। अब रेस्पायरेशन ज्यादा होगा तो कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन क्या होगा? ज्यादा। एक्यूमुलेशन क्या होगा? कम। इसलिए ट्यूबराइजेशन, इसलिए क्या है? ट्यूबराइजेशन है वो कम हो जाता है। सोयल की बात करें, वैसे तो आप पोटैटो को 5 से लेकर 8 pH तक लगा सकते हो। कितने pH तक लगा सकते हो? 5 to 8 pH।
लेकिन अगर आप 6.5 से ज्यादा पीएच पे लगाते हो तो स्केब की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को, इसकी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, पोटेटो स्केब की प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखने को मिलती है। एसिडिक कंडीशन में स्केब की प्रॉब्लम है वो कम देखने को, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं एल्केलाइन और सेलाइन सॉइल जो होती है वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है। एसिडिक सॉइल होती है वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए बढ़िया होती है, जिसका पीएच कितना हो 5 से लेकर, है ना, 5 से लेकर 6.5 होगा, वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए बढ़िया होगा। इससे ज्यादा पीएच होता जाता है वैसे वैसे स्केब की प्रॉब्लम है, पोटैटो स्केब है उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा जाता है सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल है वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए बढ़िया नहीं है। एसिडिक सॉइल टॉलरेंट होता है तभी तो 5 से लेकर 6.5 पीएच तक लग जाता है, ठीक है। लाइट सॉइल होती है वो ज्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि ट्यूबर फॉर्मेशन क्या है, बढ़िया होता है। सॉइल में यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, जिससे ही ट्यूबराइजेशन क्या होता है, अच्छा होता है। लोमी सॉइल और सैंडी लोम सॉइल है वो इसके लिए कल्टीवेशन के लिए बढ़िया होती है। नेक्स्ट अपने बात करें वेराइटीज की। अब अपने बात करें वेराइटीज की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस वेराइटी। देखिए इंट्रोड्यूस वेराइटी कौन कौन, इंट्रोड्यूस वेराइटी एक तो है अप टू डेट, ये आयरलैंड से इंट्रोड्यूस की गई है, लेडी प्रोगेनेटा 88, सफोडी, संताना 1, ये इंट्रोड्यूस वेराइटी है। कुछ वेराइटियां जो क्लोनल सिलेक्शन से तैयार की गई है, जैसे कुपरी रेड, कुपरी रेड है वो किसके क्लोनल सिलेक्शन से तैयार की गई है, दार्जिलिंग रेड के क्लोनल सिलेक्शन से तैयार की गई है। इसके अलावा रेड राउंड है, उसके अलावा कुफरी सफेद है, कुफरी सफेद किससे तैयार की गई है, पुलावा से तैयार की गई। तो ये कुछ वेराइटियां जो क्लोनल सिलेक्शन से तैयार की गई। प्लेन्स एरिया के लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल है कुफरी अशोका है, कुफरी अलंकार है, कुफरी पुखराज है और कुफरी आनंद है, ये प्लेन एरिया के लिए सबसे सुटेबल वेराइटी है। वेराइटियों का अपने डिस्कस करेंगे, उनके इंपोर्टेंस की भी बात करेंगे, कौन सी किस तरह से डेवलप की गई है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, देखो टेबल पर्पज वेराइटी जो है, टेबल पर्पज का मतलब जो सीधी खाने के काम में लेते हैं, जिसको हम प्रोसेसिंग या कैनिंग के काम में नहीं लेते, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक अर्ली वेराइटी, एक मीडियम वेराइटी, एक लेट वेराइटी। अर्ली वेराइटी 80 टू 90 डेज के अंदर तैयार हो जाती है, मीडियम वेराइटी है वो 90 टू 100 डेज में तैयार होती है, और जो लेट वेराइटी होती है वो लगभग मोर देन 110 डेज ले लेती है, यानी 110 दिन से ऊपर का टाइम है वो ले लेती है। अगर हम अर्ली वेराइटी की बात करें तो एक है कुफरी चंद्रमुखी, अर्ली वेराइटी जो कम समय में तैयार हो जाती, जल्दी हार्वेस्ट जिसको कर लिया जाता है, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी लवंकार, कुफरी अशोका, कुफरी सूर्या और कुफरी ज्वाहर, ये सब अर्ली वेराइटीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें जो मीडियम वेराइटी है, कुफरी बहार है। कुफरी बहार अगर आप जल्दी लगा देते हो तो जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए हम इसको अर्ली में भी पढ़ते हैं और इसके अलावा अपने मीडियम में भी पढ़ते हैं। कुफरी बादशाह बहुत शानदार वेराइटी, आगे वेराइटल करेक्टर की बात करेंगे वहां पे अपने डिस्कस करेंगे, मल्टी डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है। कुफरी चमत्कार, कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज, कुफरी आनंद, कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा, कुफरी अरुण, कुफरी अशोका, कुफरी स्वर्णा, कुफरी गिरिराज और कुफरी चिपसोना। उसके बाद हम बात करें लेट में आती है कुफरी मेगा, कुफरी आनंद, कुफरी सिंध, कुफरी देवा और कुफरी जीवन, ये लेट वेराइटी के अंदर आती है। नेक्स्ट अपने बात करें चिप्स बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया है, कुफरी चिप्सोना, नाम ही चिप्सोना है, कुफरी चिप्सोना फर्स्ट, कुफरी चिप्सोना सेकंड और कुफरी चिप्सोना थर्ड। कुफरी हिमसोना, अब देखो कुफरी लगा हुआ है तो ये जाहिर सी बात है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी से डेवलप की जाती है। कुफरी हिमसोना, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, लेडी रोगिनाटा 88, कुफरी एटलांटिक, सफोडी और संतानम फर्स्ट जो है। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए जो बढ़िया वेराइटी है वो कुफरी सूर्या है, कुफरी फ्राई सोना है, कुफरी लवंकार है, कुफरी ज्योति है, कुफरी अटलांटिक है, लेडी रोगेंटा 88 है, स्पोडी है और संताना फर्स्ट है। ये क्या है, फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए सुटेबल वेराइटी है। नेक्स्ट अपने बात करें ट्रांसजेनिक वेराइटी। ट्रांसजेनिक वेराइटी में अगर बात करें तो न्यूली, ये भी एक जेनेटिकल पोटैटो भी जेनेटिक मॉडिफाइड है,
और न्यू लीफ है ये भी जेनेटिकल मॉडिफाइड है। ये जो न्यू लीफ है ये जो पेस्ट होती हैं उनके लिए क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट अपने बात करें कुछ पर्पज के लिए स्पेशल जो वेराइटी है उनकी बात कर लेते हैं। किचायरा इमेच्योर ट्यूबर हार्वेस्ट करते हैं और उससे किचायरा बनाया जाता है। तो किचायरा के लिए जो सुटेबल वेराइटी है वो कुफरी पुखराज है, कुफरी अशोका है और कुफरी क्या है, सतलज है, जो अपने इमेच्योर स्टेज पे ही क्या करते हैं, ट्यूबर हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी लगभग 75 डेज के अंदर अपने हार्वेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंच फ्राई के लिए वैसे तो हमने कुछ वेराइटियां मेंशन की थी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सूर्या, कुफरी फ्राई सोना, कुफरी लवंकार और कुफरी हिप स्टोरेज, जो हिप स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, आगे जब हम स्टोरेज पढ़ेंगे तो पोटैटो की स्टोरेज स्ट्रक्चर से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे अपने टाइप ऑफ स्टोरेज की बात करेंगे तो उनमें एक हिप स्टोरेज भी होता है। हिप स्टोरेज के लिए कुफरी बादशाह ठीक है, कुफरी आनंद, कुफरी जवाहर, कुफरी बहार, कुफरी सतलज और कुफरी पुष्कर। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग के लिए सबसे बढ़िया जो पोटैटो की वैरायटी है वो कौन कौन सी है, कुफरी चिप्सोना फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी लवंकार और कुफरी अटलांटिक। जो भी चिप्स बनाने के लिए हमने इंपॉर्टेंट वैरायटियां पढ़ी थी वो सब प्रोसेसिंग के लिए बढ़िया है। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए टेबल पर्पज, इधर हमने पीछे बहुत सारी वैरायटियां की थी, वो सब की सब क्या है, टेबल पर्पज से काम आने वाली वैरायटियां। वैरायटियों के करेक्टर की बात तो अपने करेंगे कल, है ना, कि कौन सी वैरायटी में क्या खास बात है। अब मैं पहले कुछ और वैरायटियों का डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने क्या करेंगे, वन बाय वन वैरायटीज के करेक्टर की बात करेंगे। देखो लो ग्लाइसेमिक एसिड जो है, जिसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो वैरायटी है वो कौन सी है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। कारी जमा है। लो ग्लाइसेमिक एस इंडेक्स वाली जो वैरायटी है, लो ग्लाइसेमिक एस इंडेक्स वाली वैरायटी है वो कौन सी है, कारी जमा है। अब ये लो ग्लाइसेमिक मतलब इंडेक्स क्या होती है, जस्ट वैरायटीज के बाद डिस्कस करेंगे कि लो ग्लाइसेमिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें विश्व में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए जो वैरायटी काम में ली जाती है, वर्ल्ड की जो सबसे पॉपुलर फ्रेंच फ्राई वैरायटी कौन सी है, मैककेन है। कौन सी है, मैककेन है, मैककेन है। नेक्स्ट अपने बात करें कुछ वैरायटियां हैं जिनमें सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिलती है ना, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, और सोलेनेसी के अंदर गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी पाई जाती है, जैसे कुफरी कुमार है, कुफरी सफेद है, उसके अलावा कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी रेड है और कुफरी मुथु है। इन वैरायटियों के अंदर सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। सोरडे वैरायटी की बात करें तो कुफरी रेड है, कुफरी सफेद है और कुफरी कुंदन है। कुफरी रेड है, कुफरी सफेद है, कुफरी कुंदन है। अगर आ जाए कि पोटैटो शॉर्ट डे प्लांट है या पोटैटो लॉन्ग डे प्लांट है, आप इसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे। नेचुरली पोटैटो लॉन्ग डे प्लांट होगा, क्योंकि सीड प्रोडक्शन के आधार पर कैसा होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि ट्यूबर पर्पज से अगर आप ग्रो कर रहे हैं तब ये कैसा होता है, तब अपने बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कुछ जो ओल्ड वेराइटीज है, जो पुरानी वेराइटी हैं आजकल जिनको कल्टीवेशन में नहीं लिया जाता है, अपडेटेड नहीं है, में कौन कौन सी आती है, साथा आती है, आती है, अप टू डेट आती है, पुलावा आती है, उसके अलावा प्रेसिडेंट आती है, उसके अलावा ग्रेट स्कॉट आती है, उसके अलावा कुफरी कुबेर, कुफरी किशन, कुफरी नीला, कुफरी मोती। आजकल ये कल्टीवेशन में, कमर्शियल कल्टीवेशन में इनको काम में नहीं लिया। अब अपने बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इपोट, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग बताइए भी, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप क्वेश्चन पूछिए। अभी तक जितना करवाया, एडवांस क्वेश्चन की जरूरत नहीं, वो तो अपने आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक जितना करवाया उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।